Hello everyone, and I welcome you all to the second marathon lecture. आज के इस मैराथन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे बच्चे पता नहीं क्यों बहुत ही डिफिकल्ट समझते हैं। मैं खुद जब क्लास 9th में था तो मुझे ग्रेविटेशन काफी डिफिकल्ट लगता था। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। और मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेविटेशन आपको क्लास 9th में पढ़ना है वही सेम ग्रेविटेशन विथ इंक्रीज लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको क्लास 11th में भी पढ़नी है। और इसी ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से, ट्रस्ट मी डियर फ्रेंड, सिमिलरली मिलता जुलता है इलेक्ट्रोस्टैट्स का कॉन्सेप्ट। तो अगर आप ग्रेविटेशन अच्छे से समझते हैं तो आपका 11th में भी ग्रेविटेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं ग्रेविटेशन। देखो, जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की या ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा करते हैं तो फोर्स इज बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ मास। तो जिस भी बॉडी के पास मास होगा वो हर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। तो लेट्स से देयर आर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, इन सब का कुछ मास है, m1, m2, m3। तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट विच यू शुड कीप इन माइंड कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इफ आई डिनोटेड बाय एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इज ऑलवेज व्हाट, अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा अट्रैक्टिव ही नहीं होगा नेचर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट विल नेवर बी रिपल्सिव। आप देखोगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इक्वेशन निकल के आएगा वो वेरी सिमिलर टू कूलम्ब्स लॉ होता है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ बेसिकली गिव्स मी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, एफ इलेक्ट्रिक। ये दो चार्जेस के बीच का फोर्स मुझे देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो कूलम्ब्स फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इट कैन बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव, ओके। बट हियर आवर ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर, दैट इज वन थिंग। अब देखो क्या पाया क्या गया, ये जो रिजल्ट आया कि जो फोर्स ग्रेविटेशनल है इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। अगर मैं दो बॉडी m1 लेट्स से और m2, ठीक है, इनके बीच में अगर इनका सेपरेशन है d, तो इनके बीच में अगर मैं फोर्स मेजर करता हूं तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। साथ ही साथ ये फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसे जैसे आप फोर्स की दूरी बढ़ाओगे, मतलब जैसे जैसे आप बॉडी की दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स आपका घटेगा। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन बॉडीज आप इंक्रीज करोगे, आपका फोर्स डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज करेगा। तो जब बॉडीज पास में होती है तो ज़्यादा फोर्स होता है और जब बॉडीज दूर में होती है तो फोर्स कम होता है। ये आपको समझना होगा। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, लेट्स से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनको अगर कंबाइन करूँ तो मेरे पास आता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो अब हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए। वी नीड अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, राइट, to complete my equation. That is, force of gravity is equal to g m1 m2 upon d square, where g is what? It is the proportionality constant, or it's called universal gravitational constant. It's a universal constant. Now what does a universal constant mean? It means that value of g is constant throughout universe, whole universe, okay। अगर आप अर्थ पे इसको मेजर करो, मून पे मेजर करो, सैटर्न पे जाके मेजर करो, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। इट्स वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। एंड इसकी वैल्यू होती क्या है?
तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ये तो इसकी वैल्यू है, इसकी यूनिट क्या होगी? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है जो कई बार पूछा भी जाता है बच्चों से कि जी की यूनिट क्या होती है। तो देखो इक्वेशन देखना, इक्वेशन क्या है मेरा, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/r²। तो अब हम एक बहुत छोटा सा ट्रिक यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को एनालाइज करेंगे। फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन। m की यूनिट क्या, kg, एक और m है तो kg मल्टीप्लाइड बाई kg स्क्वायर। उसी तरह से r², मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो g की जो यूनिट निकल के आएगी, देखो इन सारे क्वांटिटीज़ को उस साइड ले जाओ, तो g की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या, kg स्क्वायर। समझे? तो यहाँ से आप g की यूनिट निकालना भी सीख गए। ये सेम मेथड आप किसी भी फॉर्मूला में यूज़ करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो यू विल ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। अब देखो एक और फंडा है, ये जो फोर्स निकल के आया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, Gm1m2/r², ये जो फोर्स है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है या फिर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फोर्स है ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन फिजिक्स विल बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम सब ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान के चलते हैं। और स्पेरिकल बॉडीज, ठीक है, अगर बॉडी का शेप स्पीयरिकल नहीं है, स्पीयर जैसा नहीं है, कुछ और है, रॉड टाइप का है, मान लो दो रॉड है, लेट्स से देयर आर टू लॉन्ग रॉड्स, इनके बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे इनका मास m1 है m2 है, तो इनके बीच में फोर्स Gm1m2/d² नहीं होगा। इनके बीच में जो फोर्स है ना ये नहीं होगा। इनके बीच के लिए कैसे हो निकलेगा वो आप हायर क्लासेस में सीखोगे, इसको निकालने का अलग तरीका है। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए या फिर स्पेरिकल बॉडीज के लिए। और क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट नियरली क्या है, स्पेरिकल, तो ये फॉर्मूला प्लैनेटरी मोशन की स्टडी में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। वेरी यूजफुल इन स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम। समझे? आप प्लैनेट्स की स्टडी से बहुत ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि प्लैनेट्स आर नियरली स्पेरिकल। अब मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूँ, वो क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इज़ अ वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ वीक फोर्स। नाउ व्हाट आई मीन बाय वीक फोर्स, ये बहुत ही कमज़ोर फोर्स है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अब देखो सोचो, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये तुम खड़े हो, मान लो ये तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर। मान लेते हैं 1 मीटर की दूरी पे तो आजकल लोग खड़े हो ही रहे हैं कोरोना वायरस के चलते, है ना। तुम्हारा वेट कितना है, मान लेते हैं 100 kg। अरे मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, तुम्हारे दोस्त का भी वेट मान लेते हैं 100 kg है। अब मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। रफली अगर मैं ये अज्यूम करूँ, एक रफ एजम्पशन कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड स्पेरिकल हैं, एज्यूम करके अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 100 इंटू 100 10⁴ डिवाइडेड बाई 1² न्यूटन। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी ज़रा बताना मुझे। इसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। इतना कम फोर्स, इतना कम फोर्स, 10⁻⁻7 न्यूटन, बाप रे बाप। मतलब तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स बिटवीन यू। द फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड इज सो फीबल दैट यू विल नेवर फील इट। अगर तुम और तुम्हारे दोस्त ऐसे खड़े हैं
और अगर तुम्हारे दोस्त तुम पर फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो तुमको तो धीरे धीरे उसकी तरफ चला जाना चाहिए। सोचो, लॉजिकल सोचो, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी का एक्सलरेशन भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से F = ma होता है। तो मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर खड़ा है, तुम्हारा दोस्त तुम पर एक फोर्स लगा रहा है F, तो तुमको तो मूव करना चाहिए ना, क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए तो कोई है नहीं यहाँ पे। पर क्यों मूव नहीं करते हो बताओ? क्योंकि जो फोर्स तुम्हारा दोस्त तुम पर लगा रहा होता है वो बहुत छोटा होता है, और ज़मीन पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन सफिशिएंट होता है तुम्हें रोकने के लिए, और इसीलिए इंसान मैग्नेट की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता मेरे दोस्त, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता और जी की वैल्यू इतनी कम नहीं होती, देखो भगवान ने, नेचर ने सब कुछ बड़ा सोच समझ के बनाया है, अगर ये जी की वैल्यू इतनी छोटी नहीं होती तो फिर पता है क्या होता? इंसान इंसान से चिपक जाता। तुम जैसे ही अपने दोस्त के पास जाते तुम दोनों चिपक जाते, जैसे मानो दो मैग्नेट हो। आप दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे से चिपकने लगती, एक दूसरे के आसपास मूव करने लगती, और दुनिया काफ़ी बेकार सी होती, इजंट इट? जस्ट इमेजिन इफ जी की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती तो क्या क्या हो सकती थी। अब देखो, एक और बहुत ही सिंपल फंडा है, जब तुम अपने दोस्त पर फोर्स लगाओगे तो तुम्हारा दोस्त भी तुम पर उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। दैट इज फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हें F फोर्स से खींच रहा है तो तुम भी अपने दोस्त पर उतना ही फोर्स लगाओगे। देखो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, मान लो ये बॉडी है जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, ठीक है? तो अब ये m1 m2 पर कितना फोर्स लगाएगा? जो फोर्स m1 m2 पर लगा रहा होगा, लेट्स से F12 क्या है? 1 ने जो फोर्स 2 पर लगाया, और वो क्या होगा? G m1 m2 बाई r², अगर इनके बीच की दूरी r है। और उसी तरह से मैं पूछूं कि ये जो फोर्स 2 1 पे लगा रहा होगा F21, वो कितना होगा? G m1 m2 बाई r²। अंतर क्या होगा? एक इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसीलिए आप इसको माइनस बोल सकते हो, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैंने राइट को पॉजिटिव माना है तो मतलब राइट अगर मेरा पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F12 इज माइनस ऑफ F21। तो ये हमेशा वैलिड होगा, ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट, ये हमेशा वैलिड होगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर F फोर्स लगा रहा है तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, यानी कि F इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर है? अब हम बात करेंगे एक दूसरी छोटी सी क्वांटिटी की, जिसको हम बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की। इस पे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो हम जी वर्सेस कैपिटल जी को यहाँ पे तुरंत डिस्कस करते हैं फटाक से। तो देखो, जी नॉट अ कांस्टेंट, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इट इज़ एक्चुअली अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। जी एट अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू मैंने आपको बता दिया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है, ठीक है? अब जी की वैल्यू मून पे जाते हो तो जनरली मून पे जी एट मून जो होता है, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज 1/6 ऑफ जी एट अर्थ, ठीक है? अब जी क्या है? जी इज अ टाइप ऑफ एक्सलरेशन। जी एक एक्सलरेशन है, कैपिटल जी एक्सलरेशन नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है? ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जी और जी में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये पता है आपको? तो देखो, ये हम डिराइव करते हैं। वी विल फाइंड रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। हम जी एंड जी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, बहुत ही सिंपल है। तो मान लो ये कोई बॉडी है जिसका मास है m,
और ये कोई दूसरी बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m। ये बड़ी बॉडी इस छोटी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से, राइट? करेगा कि नहीं बोलो? और वो फोर्स क्या होगा? जी एम एम बाई जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से, क्योंकि अगर ये प्लैनेट है तो इसके सेंटर से हमें डिस्टेंस लेना होगा, ठीक है? तो लेट्स से इसका आर हो गया आर पी, आर ऑफ प्लैनेट, और ये हाइट एच, तो आर पी प्लस एच स्क्वायर, तो ये फोर्स होगा। अब इस एम मास की बॉडी पर कोई और फोर्स है? कोई भी और फोर्स है बताओ? नहीं, सिर्फ एक फोर्स है नीचे की तरफ, और वो कितना है? ये। तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए, राइट? तो यहां से स्मॉल एम कैंसिल, और एक्सलरेशन की वैल्यू क्या निकल के आई? एक्सलरेशन आई जी एम बाई आर पी प्लस एच स्क्वायर। अब देखो ये जो एक्सलरेशन है, ये एक्सलरेशन क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस एक्सलरेशन? ये एक्सलरेशन क्यों है? अगर मैं तुमसे पूछूं ये एक्सलरेशन क्यों है, तो इसका आंसर क्या दोगे तुम एक वर्ड में? ग्रेविटी के कारण है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये बॉडी को, ये बड़ा बॉडी अट्रैक्ट ही नहीं करता, और अगर अट्रैक्ट नहीं करता तो फोर्स नहीं लगता, फोर्स नहीं लगता तो एक्सलरेशन नहीं होता। तो मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने तुमसे यही पूछा कि एक्सलरेशन क्यों है? तो एक्सलरेशन इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी है, तो इसीलिए इस एक्सलरेशन का दूसरा नाम क्या है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो एक और हम अप्रॉक्सीमेशन लेंगे यहाँ पे, बहुत ही छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन है। वो क्या है कि हमारा जो h होगा, हम अगर सरफेस पे बात करेंगे, सरफेस पर h क्या हो जाएगा? 0। या फिर इफ आर पी इज मच मच ग्रेटर देन h, जब रेडियस ऑफ प्लैनेट बहुत बड़ा होगा h से। जनरली तुम कोई बॉडी को कितना ऊपर ले जा सकते हो अर्थ के सरफेस से या किसी भी प्लैनेट के सरफेस से? अगर मैं तुमसे पूछूं तो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, राइट? इससे तो हम ऊपर जाते नहीं है ना, प्रैक्टिकल रीजन में। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बच्चे? 3000 4000 किलोमीटर होता है। तो इसीलिए ये रीजन में ये रिलेशन होल्ड करता है, और हम आराम से बोल सकते हैं कि ए, जिसको कि हम जी बोलेंगे, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये जी और जी का रिलेशन है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला में ये एम क्या है? ये एम है मास ऑफ प्लैनेट या मास ऑफ बड़ा बॉडी जिससे आप कंसिडर कर रहे हो। आर क्या था? रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो चूंकि मास हर प्लैनेट का सेम होगा क्या? बोलो, अरे नहीं ना होगा, हर प्लैनेट का मास अलग अलग होगा, और रेडियस भी हर प्लैनेट का अलग अलग होगा। तो चूंकि मास भी अलग, रेडियस भी अलग, तो जी की वैल्यू भी हर प्लैनेट पर अलग अलग, क्योंकि ये तो आपका एक कांस्टेंट है, ये तो भीष्म पितामह की तरह एकदम कांस्टेंट है, अपने एकदम वचन पे टिका हुआ है, अपने वैल्यू पे टिका हुआ है, ठीक है? तो जी की वैल्यू डिपेंड करती है उस प्लैनेट के मास पर और उस प्लैनेट के रेडियस पर। अब इसी फॉर्मूला को मैं दूसरे स्टाइल में भी लिखता हूँ, देखो कैसे। तो जी इज इक्वल टू, हमने देखा जी एम बाई आर स्क्वायर। तुम क्या करो, ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? जी एम आर बाई आर क्यूब। बोलो, हो जाएगा? और अब मल्टीप्लाई करो 4 पाई बाई 3 से, ऊपर और नीचे, तो 4 पाई बाई 3 जी एम आर डिवाइडेड बाई 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। अच्छा, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब क्या होता है बच्चे? ये 4 बाई 3 पाई आर क्यूब कहीं देखा है क्या? ये तो बड़ा सुना सुना टर्म लग रहा है हमको, हम तो बहुत बार देखे हैं अपने लाइफ में। ये कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही तो है, ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर जिसका रेडियस आर होगा उसका वॉल्यूम है ये। और हम प्लैनेट को तो स्फीयर मान ही सकते हैं, ऑल्दो प्लैनेट्स आर नॉट परफेक्ट स्फीयर, पोल्स के पास फ्लैट होता है, पर इट्स अ गुड अप्रॉक्सीमेशन that planets can be approximated as spheres, right? So this is what? This is the volume of planet. This is what?
वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट। तो माई जी बिकम्स, देखो कैसे बदल गया फॉर्मूला, पल भर में कैसे बदलते हैं फॉर्मूले। ठीक है, देखो मास ऑफ प्लैनेट, MP बोला, मास ऑफ प्लैनेट बोला इसको, और ये वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट। अच्छा बच्चे, मास बाय वॉल्यूम को एक टर्म आपने पढ़ा है क्या फिजिक्स में? मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम सुना है? डेंसिटी बच्चे, डेंसिटी कैसे भूल सकते हो तुम? डेंसिटी रो, डेंसिटी क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो देखो अब तुम लिख सकते हो जी को, जी इज इक्वल टू 4/3 जी, ये तो कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म इनटू रो आर। बोलो कोई समस्या? तो यहां पे हमने क्या किया, पहले जी को प्लैनेट के मास और रेडियस के साथ रिलेट किया। दूसरे रिलेशन में हम क्या देख रहे हैं, हम जी को प्लैनेट की डेंसिटी और रेडियस के साथ भी रिलेट कर पा रहे हैं। तो अगर आपसे सवाल में मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट दे के पूछेगा जी की वैल्यू क्या होगी, तो आप पट से निकाल दोगे। उसी तरह से अगर आपसे पूछेगा डेंसिटी दे के और रेडियस दे के, तो भी आप फट से निकाल सकते हो जी की वैल्यू। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट केपलर्स लॉ। तो केपलर के बारे में थोड़ा सा मैं पहले इंट्रोडक्शन बता दूं कि केपलर एक एस्ट्रोनॉमर थे, और न्यूटन से पहले ही, न्यूटन ने जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसके पहले ही केपलर ने 3 एम्पेरिकल लॉ दिए थे। पर वो अलग बात है, लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, लोगों ने इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया था। देखो साइंस में ना ऐसा ही होता है, जब तक आप हवा में बात करते हो लोग आपकी बात को विश्वास नहीं करता। दुनिया प्रूफ पर टिकी है मेरे दोस्त, है ना, तो आपको प्रूफ देना होगा। बाद में न्यूटन ने जब अपना लॉ दिया उसके बेसिस पर केपलर्स के लॉ को प्रूफ किया गया और सही पाया गया। पर अब हमें अप्रिशिएट ये करना है कि केपलर ने बिना न्यूटन के लॉ को जाने हुए ही वो 3 एम्पेरिकल लॉज दे दिए, जो कि आज भी काफ़ी सही है। देखते हैं पहला क्या है। फर्स्ट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो प्लैनेट्स है, जो सन के अराउंड जो मूव करता है ना, हमें क्या लगता था कि ये सन जो है सेंटर पे है, और जो एक कॉमन कंसेप्शन होती है कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव करता है, राइट। बट ऐसा नहीं है। केपलर सेड दैट दिस ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। इलिप्टिकल माने इलिप्स जैसा, इलिप्स यू नो ओवल शेप्ड, समथिंग लाइक अ ओवल, इलिप्स इज अनदर काइंड ऑफ शेप। तो प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, ये तुम्हारा प्लैनेट हो गया, इन सच अ वे दैट सन इज एट इट्स वन ऑफ द फोकस। ओके, एक इलिप्स का 2 फोकस होता है, इलिप्स के पास 2 फोकस होता है। ठीक है, एक यहाँ पे कहीं पे होगा और एक यहाँ पे कहीं पे होगा। तो सन जहाँ पे है वहीं पर हम फोकस बनाते हैं, जो कि सन पे ही फोकस होता है। ठीक है, तो इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, और इन दोनों में से किसी एक फोकस पे तुम्हारा सन होता है, और इसकी ऑर्बिट पर, मतलब इसके सरकमफेरेंस पर प्लैनेट आपका मूव करता है। तो ये आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट था। और पहले लोगों का जो कॉन्सेप्ट था कि इट इज़ अ सर्कुलर ऑर्बिट, और हम आज भी प्रॉब्लम सर्कुलर ऑर्बिट मान के सॉल्व करते हैं, पर वो 100% करेक्ट नहीं है। एक्चुअली में जो प्लैनेट्स की ऑर्बिट है उसका शेप कैसा है, तो इलिप्टिकल शेप है। ठीक है, वो अलग बात है कि सर्कुलर ऑर्बिट से जो रिजल्ट्स आते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट से आने वाले रिजल्ट से मोटा मोटी मैच कर जाता है। ठीक है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो एजम्पशन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट द करेक्ट थिंग इज इलिप्टिकल। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ केपलर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या कहा कि देखो सेकेंड लॉ थोड़ा समझने वाली चीज़ है। जैसे मान लो ये तुम्हारा ऑर्बिट है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा सन है, प्लैनेट मूव कर रहा है, तो ही सेड दैट द लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लैनेट, जैसे मान लो जो लाइन है, मान लो फिर प्लैनेट यहाँ पर आ गया कुछ समय के बाद, पहले प्लैनेट यहाँ पे था, फिर प्लैनेट यहाँ पे आ गया, तो द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उन्होंने कहा मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में प्लैनेट को अगर टी टाइम लगा, ठीक है, फिर मान लो यहाँ से अगर प्लैनेट को यहाँ जाने में भी टी टाइम लगता है,
ठीक है। और मान लो उस केस में जो एरिया स्वीप होगा वो ये वाला होगा, एरिया नंबर 2 और ये एरिया नंबर 1। तो केपलर के मुताबिक एरिया नंबर 1 विल बी इक्वल टू एरिया नंबर 2, ठीक है। एरिया ऑफ 1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 2। तो लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और दिस लॉ, सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, सेकेंड लॉ बेस्ड है पता है किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सिर्फ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। यहां पर हम एक और लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, पर अभी के लिए आपके लिए टर्म जानना इंपॉर्टेंट है कि ये बेस्ड किस पे है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और जो केपलर का थर्ड लॉ था वो सबसे खतरनाक लॉ था और वो आज भी करेक्ट है। उन्होंने क्या कहा कि जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है तो जो उसकी टाइम पीरियड होती है, टाइम पीरियड मतलब एक पूरा चक्कर काटने में जो समय लगेगा, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड का टी का जो स्क्वायर होगा वो प्रोपोर्शनल होता है सन की प्लैनेट से डिस्टेंस की, मीन डिस्टेंस के क्यूब के। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये आज भी ट्रू है और इसको हम सर्कुलर ऑर्बिट से प्रूफ करके बताएंगे। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी वैलिड है, ठीक है, पर इसको हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे देखो अभी एक सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में प्रूफ करना इजी है। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक प्लैनेट मूव कर रहा है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी लेट्स से v। अब इस पे फोर्स क्या लग रहा है, इस प्लैनेट के ऊपर फोर्स कौन सा फोर्स है, सन का मास m1, प्लैनेट का मास स्मॉल m, तो इसको कैपिटल M कर दो। तो जो फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ प्लैनेट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज Gm/r²। इस फोर्स के कारण प्लैनेट का एक सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होगा और वो होगा v²/r, राइट, ए सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन इज v²/r। तो जो ma होगा मास इंटू ए सेंट्रीपिटल, तो यहाँ से तुम देख सकते हो, मैं अगर लिखूं तो Gm/r² इज इक्वल टू v²/r। तो यहाँ से r कैंसिल और यहाँ से मेरा क्या आ गया, v की वैल्यू √Gm/r आ गई। अच्छा अब तुम मुझे एक बात बताओ, r कांस्टेंट है या वेरिएबल है? r तो फिक्स है, सर्कुलर ऑर्बिट में तो r सेम रहेगा ना, एक सर्कल का रेडियस तो फिक्स होता है, g भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अ प्लैनेट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, राइट, ये तो मैं बोल सकता हूं। पर क्या मैं ये बोल सकता हूं अ प्लैनेट मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी? नहीं, मैं नहीं बोल सकता, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों? ये अच्छा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब देखो क्या है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बच्चे, पर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदल रहा है ना। यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये थोड़े है, यहां पर इसके परपेंडिकुलर है। हमेशा वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा। किसी भी पॉइंट पर तुम वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में कोनो फर्क नहीं आ रहा है, पर फर्क आ रहा है कहाँ पे, फर्क आ रहा है उसकी डायरेक्शन का। और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी बदल गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी खुद बदल गया, तो इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है इसीलिए तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन है, नहीं तो एक्सेलरेशन क्यों होता? एक्सेलरेशन की तो डिफिनीशन ही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होनी चाहिए, और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसीलिए तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है और जिसकी वैल्यू v²/r होती है, और वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करता है, इसीलिए उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ से क्या मिला कि जो प्लैनेट है
वो अपने ऑर्बिट में इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ऑर्बिट की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ ऑर्बिट 2πr। तो अगर मैं तुमसे पूछूं टाइम कितना लगेगा इसको कवर करने में, तो टाइम 2πr/v, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है और v की वैल्यू जैसे ही मैंने पुट किया तो 2π√gm इंटू r⁻³ बोलो होगा कि नहीं? ये एक कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है ना? तुम ऐसे बोल सकते हो कि टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू r⁻³ स्क्वायरिंग बोथ साइड, t² इज इक्वल टू कांस्टेंट सम अदर कांस्टेंट इंटू r³, राइट? तो यहां से तुम बोल सकते हो क्या? t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ। समझे? उसी तरह से सेम मेथड से अगर आपसे कोई पूछे अर्थ से x डिस्टेंस पर कोई सैटेलाइट है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से h डिस्टेंस पर एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। सैटेलाइट भी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, राइट? एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो इस सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होगी? आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस सैटेलाइट? तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट होगी √gm बाई व्हाट? gm/h। समझे? क्योंकि यहां पर जब डिस्टेंस r था तो वेलोसिटी क्या थी? √gm/r। तो यहां पर भी जब डिस्टेंस h होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? gm/h। समझे कि नहीं? तो इस तरह तुम सैटेलाइट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। समझे? और ये जो फोर्स होगा वो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, सेंटर की तरफ। अच्छा, अब आपसे कोई पूछ सकता है वर्क डन क्या होगा इस फोर्स का? सैटेलाइट जब मूव करता है तो सैटेलाइट हमेशा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सर्कल के सरकमफेरेंस के अलॉन्ग, पर फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ है। तो हर मोमेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है। और आपको पता है वर्क डन क्या होता है? F.s ही तो होता है, Fs cos थीटा। cos थीटा का टर्म होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। तो क्योंकि हमेशा दोनों परपेंडिकुलर है तो cos 90 क्या होता है? 0। इसीलिए वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाई ग्रेविटी यहाँ पर 0 होगा। तो जब एक प्लैनेट मूव करता है सन के अराउंड या फिर जब एक सैटेलाइट मूव करता है अर्थ के अराउंड, तो उस पर जो ग्रेविटी का वर्क डन होता है वो कितना होता है मेरे बच्चे? वो 0 होता है, वो 0 होता है। समझे? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, मैं एक सवाल पूछता हूँ जो मैं कई बार पूछता हूँ बच्चों से, वो काफ़ी प्यारा सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल है, तो वो तुमसे भी पूछता हूँ। ये एक ऑर्बिट है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। देखो, ये एक ऑर्बिट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। यहाँ आपका सन है एक फोकस पर। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि एक प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट किया, वो ए टू सी गया पहले और फिर सी टू ए आया। तो तुम मुझे बताओ टाइम ए सी, यानी कि यहाँ से जो सी तक जाने में जो टाइम लगा, और टाइम सी ए, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? ये बराबर होंगे? कौन किससे ज़्यादा होगा? और मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है L ऑफ ए बी सी, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ सी डी ए के। ये तो बराबर होता है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन है। पर मुझे टाइम के बारे में बताओ, क्या रिलेशन होगा? 2 मिनट सोचो और बताओ। तो आपको क्या लगता है? अगर मैं आंसर लिखूं तो आपके मन में ये आंसर आ रहा होगा। ज़्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा। सोचा है कि नहीं सोचा है? किसने किसने ये सोचा है? और अगर आपने ये सोचा है तो आप गलत हो, आप यू आर रॉन्ग। देखो क्यों। मैंने आपको क्या बताया था? लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन, प्लैनेट को सन से ज्वाइन करो, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब ए से प्लैनेट सी तक गया तो लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन ये है। इसने कितना एरिया स्वीप किया? ये एरिया स्वीप किया जो मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे शो कर रहा हूँ। पर जब प्लैनेट
C2 A गया, तब उसने कितना एरिया स्वीप किया? ये एरिया स्वीप किया जिसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ। अब तुम बताओ एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 1 कौन सा एरिया बड़ा है? ये तो कोई 1 क्लास का बच्चा भी बता देगा कि एरिया 1 इज मोर देन एरिया 2। तो इसका मतलब है ये वाला जो टाइम होगा TAC, ये ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर किया ना, और इसने कम एरिया कवर किया TCA से। समझे? तो ये ध्यान रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन का मूवमेंट देखना है। समझे? हमें प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन का मूवमेंट देखना है और उस हिसाब से। अब देखो हम लोग फाइनल और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि है वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। कि जो हमारा जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हाइट के साथ कैसे वैरी करता है। जब हम ऊपर जाएंगे या अर्थ के अंदर एक गड्ढा खोदते टनल बनाते जाओ और अंदर जाते जाएंगे तो क्या असर होता है जी पर, वो हमें देखना होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाओगे h हाइट तब भी, या फिर जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे d डेप्थ पर, मतलब या तो तुम अर्थ के ऊपर जाओ h हाइट पर या अर्थ के अंदर जाओ d डेप्थ का टनल, गड्ढा खोद लो टनल और उसमें जाओ, दोनों केसेस में तुम्हारा g का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज होता है। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। तो देखो अर्थ के सेंटर पर, मैं बता दूं तुम्हें, अर्थ के जो सेंटर पर ना जी की वैल्यू होती है 0। अर्थ का जो सेंटर होगा वहाँ पे जी 0 होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं सरफेस की तरफ जी इंक्रीज करता है, और अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम। और वो भी कहाँ पर? सरफेस में भी, इक्वेटर पर नहीं बच्चे, ये मैक्सिमम जी होता है पोल्स पर। ठीक है? और उसके बाद जी फिर से डिक्रीज करता है और डिक्रीज ही करता जाता है। तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, जी एट पोल्स इज मोर देन जी एट इक्वेटर। ये क्यों होता है? अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो कई जगह पर ये बताते हैं लोग इसका आंसर कि पोल्स के तरफ अर्थ थोड़ा फ्लैट है तो वहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम हो जाता है। इसका लॉजिक जो जुगाड़ है वो मैं बताता हूँ, वो एक्चुअल रीजन नहीं है। देखो लोग क्या लॉजिक देते हैं कि अर्थ ना थोड़ा सा चपटा है पोल्स की तरफ, तो ये मान लो तुम्हारा RE हो गया रेडियस ऑफ इक्वेटर और ये हो गया RP। तो लोग कहता है, लॉजिक देता है कि जी का जो वैल्यू हमने क्या देखा था, GM/R² देखा था। ठीक है? तो RE² होगा GE, जी एट इक्वेटर, और जी एट पोल्स क्या होगा GM/RP²। और लोग बोलता है कि RP जो है वो RE से छोटा है, तो ये क्वांटिटी अगर छोटा है तो ये क्वांटिटी क्या होगा? बड़ा, इसीलिए GP जो होगा GE से बड़ा होगा। ये लॉजिक आप इसको याद रखने के लिए समझ सकते हैं, पर ये लॉजिक मैं आपको अभी बता दूं, दिस इज अ रॉन्ग लॉजिक, दिस इज अ रॉन्ग लॉजिक। ओके, दिस इज नॉट टोटली करेक्ट। इसका एक्चुअल रीजन है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण ये इफेक्ट आता है और लैटिट्यूड के साथ जी वैरी करती है। जैसे अर्थ है ना, अर्थ एक बॉल की तरह है। आप जानते हो लैटिट्यूड ज्योग्राफी में पढ़ा था, तो लैटिट्यूड्स इसको बोलता है ऐसे, है ना। तो जैसे जैसे आप अलग अलग लैटिट्यूड्स पे जाते हो जी की वैल्यू चेंज होती है, और यहाँ पर जी टॉप पर पोल्स पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर जी ये मिनिमम होता है। तो यहाँ से जब इक्वेटर की तरफ आप मूव करते हो पोल से, तो जी क्या होता है? डिक्रीज कर रहा है, जी मेरा डिक्रीज कर रहा है। समझे? इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, द रीजन इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। पर हम अभी यहाँ पे ये नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। तो हाइट के साथ जी कैसे वेरी करता है? तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो ये अर्थ सरफेस है और यहाँ से h हाइट पर एक बॉडी है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? r। तो यहाँ पर इस बॉडी को कितना फोर्स लग रहा होगा? इस बॉडी पर फोर्स लग रहा होगा, वो कितना होगा? जो फोर्स बॉडी अर्थ पे लगा रही होगी, मतलब जो बॉडी को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही होगी, वो फोर्स क्या होगा? g मास ऑफ अर्थ इंटू द मास ऑफ बॉडी बाई r प्लस h का स्क्वायर, and this is equal to mass of body into acceleration of body. That is nothing but g. This acceleration is nothing but g at height h. g at height h. gh बोला इसको, g at height h.
तो जी एट हाइट h जो हो गया उसके लिए फॉर्मूला क्या आ गया, GM/r+h का। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए h जो है बहुत ही छोटा होता है, h नेग्लिजिबल होता है। मैंने आपको ये बताया था ना कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस योर h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो हम इसको r+h को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं r से ही। ठीक है, इट्स वन काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। बट अगर मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं करना चाहूँ तो, है ना, अगर मैं ये अप्रोक्सीमेशन नहीं करना चाहूँ, h 0 तो नहीं है ना, h की तो कोई ना कोई वैल्यू है और फाइनाइट वैल्यू है, 0.1 भी है लेकिन है तो है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, g एट हाइट h लिखते हैं हम अपने मन से ना, ऊपर और नीचे r² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे जो तुम देख पा रहे हो, ये जो क्वांटिटी है GM/r², ये क्या है, ये क्या है, g एट अर्थ सरफेस। तो g एट हाइट h इज इक्वल टू g एट सरफेस, g एट सरफेस है कि नहीं, इंटू r/r+h का होल स्क्वायर। बोलो समझे, GM/r² ही तो है, g एट अर्थ सरफेस। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि g हाइट के साथ कैसे वैरी करेगा, इसका प्लॉट कैसा होगा, तो लेट्स ड्रॉ द प्लॉट। तो जब h हमारा 0 होगा, h 0, तो g की वैल्यू क्या, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी उस टाइम पे, r/r1। तो उस टाइम पे g की वैल्यू g एट सरफेस के बराबर ही हो जाएगी, g सरफेस। जैसे जैसे तुम्हारा h बढ़ेगा r+h भी बढ़ेगा और 1/r+h क्या होगा, घटेगा। तो ये प्रोडक्ट घटता जाएगा और जब h बहुत बड़ा हो जाए, मान लो h इन्फिनिटी हो जाए, h टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब h बहुत बड़ा हो, तो जब एक बहुत बड़े नंबर से आप किसी नंबर को डिवाइड कर देते हो तो वो क्या 0 हो जाता है कि नहीं, ऑलमोस्ट 0, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा ना। तो g जो है यहाँ पे मैक्सिमम होगा और जैसे जैसे h बढ़ेगा ये घटता जाता है। इसका ग्राफ का नेचर होता है हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक कर्व होता है ये। हाइपरबोला भी एक तरह का स्टैंडर्ड शेप है मैथ्स में, ठीक है, हाइपरबोलिक कर्व होता है ये। और ये जी आपका इस तरह से डिक्रीज करता चला जाता है, ठीक है, समझे ये पॉइंट क्लियर। अब देखो यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक और तरह का अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। ये पहले तो मैथ्स का एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखना क्या है। 1 + x to the power n if x is much less than 1 then, अगर x 1 से बहुत ज़्यादा ही छोटा है तो हम क्या करते हैं, वैसे केस में ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू हो जाती है इक्वल टू 1 + nx, ठीक है, 1 + nx। तो ये एक मैथमेटिकल रूल है जिसका हमें ध्यान में रखना है कि जब भी मेरा x 1 से बहुत छोटा होगा तो ये हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं इसको 1 + nx के, ठीक है। ये एकदम आपको ध्यान में रखना है और इसी छोटे से अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके मैं आपको भी कुछ दिखाऊंगा। तो हमने देखा g एट हाइट h जो था वो g एट सरफेस इंटू r/r+h का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो देखो, gs इंटू 1 + h/r⁻²। देखो समझो, ये समझ में आ रहा है ये मैंने कैसे लिखा। ये मैंने कुछ नहीं किया, दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में r से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया 1/1 + h/r हो गया। और इसके पावर 2 है तो मैं 1 + h/r के पावर -2 लिख सकता हूँ इसको। अरे यही तो है, समझे, देखो ये लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये अभी समझ में भी आ गया कैसे लिख सकता हूँ मैं ये। अब मैंने क्या किया, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट्स से h is much less than r, then
h बाई आर इज मच लेस देन 1। देखो ये मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिया, प्रैक्टिकल अप्रॉक्सीमेशन है ये, कि जो मेरा हाइट h है जिस पे मैं बॉडी को लेके गया हूँ वो अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा है, तो इसीलिए जो इनका रेशियो है वो 1 से बहुत छोटा है कि नहीं? ये मैं बोल सकता हूँ। और जैसे ही मैं ये बोल सकता हूँ, याद करो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, बहुत ही सुंदर सा फार्मूला, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज 1 प्लस एन एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली जी एस इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -2। एक्स क्या है? h बाई आर। h बाई आर तुम्हारा x का काम कर रहा है, ये तुम्हारा n का काम कर रहा है, तो 1 प्लस एन एक्स। समझे? तो अभी आप यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ पे दो फॉर्मूला निकल के आ गया। जी एट हाइट h विल बी जी एट सरफेस इंटू आर बाई आर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे व्हेन h is not very small compared to r, but if h is much less than r, you will use this formula that g at height h will be g at surface into 1 minus 2h by r। समझ रहे हो? तो इस ग्राफ में अब हम देखते हैं, थोड़ा सा ग्राफ में ही आता हूं मैं, तो मैं बता रहा हूं आपको ग्राफ में एक चीज़ जो आप देखना। तो इस ग्राफ में ना जब h की वैल्यू बहुत स्मॉल है, यानी कि यहाँ पे जब 0 के क्लोज है h, जब h बहुत छोटा है तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन टाइप है। देखो तो ये लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है, पर ये हर समय वैलिड नहीं है। ये ग्राफ तभी वैलिड है जब h बहुत छोटा है। उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे डेविएशन आना शुरू हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेविएशन आ गया है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इस फॉर्मूला के हिसाब से g कब 0 हो जाएगा। अगर आपने ये फॉर्मूला लगा लिया तो g एट हाइट h अगर 0 बोलते हो तो इसका मतलब ये 0 है। और ये कब 0 होगा? जब ये 0 होगा। और ये 0 कब होगा? जब h की वैल्यू क्या हो? h की वैल्यू हो r/2। तो h जब r/2 मतलब इसका इस फॉर्मूला के हिसाब से जब आप अर्थ के सरफेस से r/2 हाइट ऊपर पहुंच जाओगे तो g 0 हो जाना चाहिए, पर ऐसा मार्केट में नहीं होता है। r/2 हाइट पर g की वैल्यू 0 नहीं होती है, क्योंकि ये फॉर्मूला बच्चे वैलिड ही तब है जब h बहुत छोटा हो r से। अब तुम बोल रहे हो h r/2 है, r/2 बहुत छोटा है क्या? बहुत छोटा तो नहीं है, छोटा है, लेकिन बहुत छोटा में तो अंतर है ना। समझ लो, छोटा बहुत बड़ा अंतर है। स्मॉल एंड वेरी वेरी स्मॉल, इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। देखो 0.001 इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, ओके, बट 0.9 इज ओनली स्मॉल देन 1, ओके। समझ लो, तो ये अंतर समझना है आपको, ठीक है ना। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है जो कि तभी वैलिड है जब h बहुत ही छोटा है r से। समझ रहे हो? उसी तरह से मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ, इसको मैं प्रूफ नहीं करूँगा, ये एक रिजल्ट की तरह आप याद रखेंगे। मान लो ये अर्थ सरफेस है और इससे आप डी डेप्थ नीचे जाते हो, समझ रहे हो, माइंस या टनल्स होता है ना, टनलिंग करके अंदर गए, खुदाई किया, अंदर चले गए, गड्ढे में गए, तो वैसे केस में जो जी की वैल्यू होती है, जी एट डेप्थ डी विल बी जी सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाई आर, एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल डी। ये फॉर्मूला जो है ये वैलिड है फॉर ऑल डी, इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, ये बात ध्यान देना है। और ये डी क्या है? डी इज द डेप्थ फ्रॉम सरफेस, डी इज डेप्थ फ्रॉम सरफेस, समझे। और इसी फॉर्मूला के हिसाब से जी कब 0 होगा? जब d की वैल्यू r के बराबर हो जाए, यानी कि सरफेस से जब तुम रेडियस के बराबर डिस्टेंस नीचे चले जाओगे, यानी कि कहाँ पे? सेंटर पर g आपका 0 होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल एक बार समरी देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ g का। तो g एट हाइट h इज इन जनरल gs इंटू r बाई r प्लस h का स्क्वायर, ओके। Similarly, g at height h
can be approximated as gs into 1 minus 2h by r. But this formula is only valid for h much small than r and this is valid for all h. ये सारे h के लिए वैलिड है, पर ये सिर्फ छोटे h के लिए वैलिड है. उसी तरह से g at depth d will be g at surface into 1 minus d by r, और ये फॉर्मूला भी वैलिड है ऑल d के लिए. समझ गए? समझे? अब अगर मैं आपको पूछूं कि प्लॉट कैसा होगा, अर्थ के सेंटर से अगर अपन प्लॉट करते हैं, मान लो लेट्स से वी स्टार्ट प्लॉटिंग g and this is 0 the center of earth and with respect to distance from the center of earth. तो अगर अपन सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर आ रहे हैं तो सेंटर ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू कितनी है बच्चे? सेंटर ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू है 0, और फिर ये लीनियर वेरिएशन है. ये कैसा वेरिएशन है देखो, ये लीनियर है कि नहीं? लीनियर माने स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. तो ऐसे करके लीनियरली आपका g इंक्रीज करता है, और g कहाँ तक इंक्रीज करता है? तो g इंक्रीज करता है r इज इक्वल टू r तक, सरफेस पर. ये सरफेस पर मैक्सिमम हो जाता है, ये सरफेस है, सरफेस पर ये मैक्सिमम होता है g की वैल्यू, और उसके बाद फिर ये हाइपरबोलिक फंक्शन की तरह ऐसे डिक्रीज करता है. इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r square. And this is proportional to r. This is a linear plot, this is the linear, and this is square inverse. Okay, it's a straight line and this is the hyperbolic curve. ठीक है, और जब r की वैल्यू ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो जाती है तो g 0 हो जाता है. मतलब बहुत दूर चले जाओगे अर्थ से तो अर्थ की ग्रेविटी आपको असर नहीं करेगी. देखा ना, स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों एट अर्थ की तरफ नहीं आता है? क्योंकि बहुत दूर चले गए हो आप, बहुत दूर, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है, और वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल इफेक्ट नल हो गया, 0 हो गया. समझ लो? तो ये था पूरा का पूरा कहानी वेरिएशन ऑफ जी का.